पिछले एपिसोड में जावा यांग ने अपने लोगों टियान को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया था, इसलिए यो और वांगन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जावा यांग के बहुत सारे लोग टियान पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि जावा यांग ने सभी को ऑफर दिया था कि जो कोई भी टियान को जिंदा पकड़ के लाएगा वो उसे बहुत सारा गोल्ड सोना देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओंगयान और याओ दोनों एक साथ में मिलकर जावा यांग के लोगों को मारने लगते हैं। इसी के साथ यह जावा यांग से कहता है कि अगर तुम टियान को पकड़ना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी पावर की यूज करके जावा यांग के लोगों को बहुत ही आसानी से मारने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि योहा ने अपने थर्ड सोल स्किल का यूज करने लगता है, इसीलिए अब जावा यांग का कोई भी आदमी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं कि टियान भी योहा की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, इसलिए अपने सभी सोल्जर को ऑर्डर देते हैं कि तुम सभी को जाकर योहा की हेल्प करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए जावा यांग के लोगों को मारते हुए योहा की तरफ जाने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि योहा को पावर के दिख जावा यांग के फट के हाथ में आ जाती है। इसी के साथ वो कहने लगते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है, इसलिए यह और ज़्यादा ग्रो हो सके उससे पहले मुझे इसे निपटाना होगा, वरना ये मेरे सारे सोल्जर को मार डालेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योहा को रोक पाना इतना आसान बात नहीं होता और वो तुरंत ही अपनी आइस ब्लास्ट के यूज करके जावा यांग के और भी ज़्यादा सोल्जर को मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केके ने भी अपनी एक्सप्लोजन को रेडी कर लिया था और इसलिए वो इसके यूज करके जावा यांग के लोग अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब जावा यांग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो भी अपनी पावर की यूज करके टियान के लोगों को मारने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि कोई भी जावा यांग की पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखते ही सभी लोग हैरान होते हुए कहने लगते हैं ये तो 7 रिंग सोल सेंट है। मगर तभी हम देखते हैं कि अब जावा यांग भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और तुरंत ही याओ को मारने के लिए जाने लगता है, जिसे देखते ही ओंगयान भी याओ की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए जावा यांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जावा यांग ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वो दोनों जावा यांग के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी बीच केके ने भी अपनी सोल गन का यूज करके जावा यांग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक से जावा यांग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वही ओंगयान और युवा भी फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जावा यांग ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वो दोनों एक साथ मिलकर भी इसका कुछ भी नहीं कर पाते। इसी के साथ हम देखते हैं कि जावा यांग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। अब वो दोनों इसके पावर को देख हैरान होते हुए कहते हैं कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावा यांग भी अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पास में गोल्डन बियर की मार्शल सोल है। इसी के साथ अपने गोल्डन बियर को बाहर निकाल लेता है। इसी के साथ अपने गोल्डन बियर के यूज करते हुए युवा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। इसे देख ओंगयान और यो एक साथ मिलकर इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ मिलकर इसके अटैक को रोकने लगते हैं। लेकिन गोल्डन बियर की पावर कुछ कम नहीं होती, इसीलिए केके के बेटे इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाता और हम देखते हैं कि वो कुछ ही देर में टूट गया था। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि जावा यांग ने ओंगयान और यो को अपने पंजे के नीचे दबा दिया था और फिर कहता है कि अब इनको खत्म करने का टाइम आ चुका है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि ओंगयान और याओ इतनी आसानी से जावा यांग के सामने हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए उन्होंने अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे। जहां पर हम देखते हैं कि ओंगयान अपने गॉडेस बटरफ्लाई का यूज करने लगता है, जबकि युवा अपने आइस स्कॉर्पियन का यूज करने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी पावर को एक साथ में कंबाइन करने लगते हैं, इसलिए जावा यांग का गोल्डन बियर अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों अब जावा यांग के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन जावा यांग को हरा पाना इतना आसान बात नहीं होता, इसलिए वो फिर से अपनी पावर की यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहने लगता है तुम अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के यूज करके भी मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और इस तरह से अपनी 6 सोल स्किल टेरर डार्क वर्ल्ड फिस्ट का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ओंगयान और याओ इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। ओंगयान ने बस अपने एक ही फिंगर की यूज करके इसके अटैक को रोक लेता है, जिसकी एनर्जी बाकी में काफी खतरनाक थी। आसपास के लोग भी इस एनर्जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ जावा यांग भी इससे देख गुस्सा होते हुए अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, जिसके बाद याओ कहता है कि अब तुम हमारे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी के साथ वो लाइट के अल्टीमेट आइस फ्लेम का यूज करते हुए जावा यांग पे अटैक कर देता है, लेकिन अब इस पावर को रोकने के लिए जावा यांग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि जावा यांग इनके सामने कमजोर पड़ने लगा था। जिसके बाद ओंगयान और याओ अपने और ज्यादा पावर की यूज करने लगता है, इसलिए जावा यांग इस पावर से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो लोग इस तरह से जावा यांग को हराने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वही हम देखते हैं कि इनके पावर को देख सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि आज तक इन्होंने ऐसी पावर को नहीं देखा था। वही हम देखते हैं कि टियान भी पूरी तरह से हैरान होती है और वो कहती है कि मैं इस सीन को अपने पूरी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान को सपोर्ट करने के लिए और भी ज्यादा सोल्जर आ जाते हैं, इसलिए अपने सोल्जर को जावा यांग के सोल्जर पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देती है। अब इसके बारे में सुनकर वो लोग भी ऐसा करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। इसी के साथ वो सारे सोल्जर तुरंत ही जावा यांग के सोल्जर पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जावा यांग के हार जाने की वजह से उसके सोल्जर इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए वो लोग तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। मगर सामने से टियान के सोल्जर आकर इनको घेर लेते हैं, इसलिए इनके सामने और कोई भी रास्ता नहीं बचता और इसलिए वो इनके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार टियान ने अपने एनिमीज को हराने में कामयाब हो गई थी, इस वजह से वो काफी खुश थी। वहीं उधर हम देखते हैं कि इस फाइट की वजह से याओ और ओंगियो की फ्यूजन मार्शल सोल स्किल की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी हम देखते हैं कि टियान याओ से बात करने के लिए उसके पास में आती है,
जहाँ पर वो यो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। लेकिन इस पर यो कहता है कि तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो केवल जर्नी के लिए यहाँ से गुजर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओंग्यू और यो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियान यो से कुछ बात करना चाहती थी, मतलब दिल की बात, मगर अभी भी हम देखते हैं कि उसे अपनी बात बोलने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए केके उसे सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि विमल खाओ और दिल की बात जुबा पे लाओ, बोलो जुबा केसरी। यार मजाक था, क्योंकि उसे कहती है कि तुम्हें जो बोलना है उसे जल्दी बोलो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियान केवल इतना ही कह पाती है, तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यो और ओंग्यू यहाँ पर से तुरंत ही अपनी जर्नी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि टियान काफी उदास हो गए थे, क्योंकि वो अभी भी यो को अपने दिल की बात नहीं बता पाई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ओंग्यू और यो एक लंबा सफर तय करने के बाद में हाओटियान सेक पहुंच गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाओटियान सेक आइस से पूरी तरह से कवर होती है। इसी साथ ओंग्यू यो से कहता है कि यही मेरा घर है। तभी यो को पता चलता है कि ये तो असल में हाओटियान सेक थे, इसीलिए इसके बारे में जान के यो थोड़ा सा हैरान होता है। और फिर यो ओंग्यू से कहता है कि क्या तुम सच में हाओटियान सेक्टर के डिसाइबल हो। इस पर ओंग्यू हंसने लगता है। इसी के साथ दोनों अब यहाँ से आगे जाने लगते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि यो यहाँ के नजारे देख पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इसी के साथ यो कहता है कि हाओटियान सेक्टर पूरी दुनिया में कल्टीवेशन के लिए मशहूर है। दूसरी तरफ वो हाओटियान सेक्टर देवर लिखे हुए इंस्क्रिप्शन को देखने लगता है, और वो कहता है कि ये जरूर ग्रेट फोर्ट के साथ में लिखा गया है, और इसलिए हम देखते हैं कि उसे फिल भी करने लगता है। जिसके बाद इलेक्ट्रोलस कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है इसे किसने लिखा है? ये किसी इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसे यहाँ के किसी गॉड ने लिखा है। और फिर वो यो से पूछता है कि क्या तुम इन चार्म को समझ रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसी के साथ हाओटियान सेक्टर को भी पता चल गया था कि ओंग्यू यहाँ पर आ चुकी है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। ये आपको थोड़ी देर बाद में पता चल ही जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग इसे लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो सभी ओंग्यू की यंग मास्टर बोल रहे थे। अब ओंग्यू की यंग मास्टर बोलता हुआ सुन करके यो की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, और इस तरह से वो इसे अंदर चलने के लिए कहते हैं। तभी यो ओंग्यू से पूछता है कि क्या तुम यहाँ के यंग मास्टर हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर आ गए थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि दो मास्टर एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे, और इसीलिए वो सभी लोग इसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन इन दोनों मास्टर में से कोई भी अपनी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता। और तभी टियानमिंग कहने लगते हैं ये तो काफी स्कैरी है, क्योंकि इन दोनों की ऑरा टॉप 10 फोर्सेस 20 से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ओंग्यू भी इस बात से हैरान होती है, और वो भी कहते हैं कि इनकी ताकत तो टॉप 10 फोर्सेस 20 से कम नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों आपस में फाइट करते ही जा रहे थे, और इनमें से कोई भी किसी के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता। तभी इलेक्ट्रोलक्स भी कहने लगते हैं ये तो काफी अजीब है, और इन दोनों के पास में मेरी स्पेशल कॉन्शियस कैसे हो सकती है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक मास्टर ने दूसरे वाले मास्टर को हरा दिया था, इसलिए वो कहने लगता है अब और ज्यादा फाइट नहीं होगा, और मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इस पर दूसरा मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी ताकत भी पहले से बढ़ गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिस करो। लेकिन तभी ओंग्यू कहता है कि सेगन अंकल, क्या आप फिर से यहाँ पे कोई परेशानी खड़ा करना चाहते हैं? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर ओंग्यू को देख काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और कहता है कि तुम तो वापस आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओंग्यू भी तुरंत जाकर इनके गले से लग जाती है। फिर वो मास्टर ओंग्यू से कहता है कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओंग्यू इनको यो के बारे में बताता है, और वो कहता है ये मेरा फ्रेंड है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ओंग्यू इनके बारे में यो को बताता है, और कहता है कि ये सभी कंपटीशन असल में इनकी डेली प्रैक्टिस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यो भी इनको ग्रीट करता है, लेकिन तभी इनमें से एक मास्टर यो को अजीब तरीके से देखने लगा था, इसलिए ओंग्यू की इस बात पर हंसी आ जाती है। तभी वो मास्टर कहता है कि मेरा नाम ताई है, और इसीलिए तुम मुझे टाइटिया बुला सकते हो। जिसके बाद दूसरा मास्टर कहता है कि मेरा नाम न्यूटिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइटिया के मन में कोई सवाल चल रहा था, इसलिए वो यो से कहता है कि आज पहली बार ओंग्यू यहाँ पे किसी को लेकर आए, इसलिए हमारे से इसमें कभी लापरवाही नहीं करेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का आता है, वो कहता है हमने रूम को तैयार कर दिया। जिसके बाद न्यूटिया ओंग्यू से कहता है कि तुम यो को अपने साथ में लेकर जाओ। अब इसके बारे में सुनकर ओंग्यू तुरंत ही यो को यहाँ से लेकर चला आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइटिया को इसके बारे में काफी चिंता होती है, इसीलिए वो न्यूटिया से पूछता है कि अब इस लड़की के बारे में क्या सोचते हो। अब इस पर न्यूटिया कहता है कि उसकी कल्टीवेशन अभी भले ही लो है, लेकिन इसके बाद भी इसके पास से मुझे काफी खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा है। इसके ऑरा को देख मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके पास में कई लाख साल वाले सोल रिंग है, और वो सोल रिंग किसी ऐसी बीस्ट की है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इस बारे में सुनकर टाइटिया भी इस बात से हैरान हो गए थे। फिर वो कहता है कि इसका मतलब है कि किसी पावरफुल बीस्ट ने अपनी मर्जी से इसे अपनी सेक्रीफाइस दी है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है, और फिर वो किसी फाइट के बारे में याद करते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल पहले जैसा है। वहीं उधर हम देखते हैं कि ओंग्यू यो को अपने साथ में लेकर आ गया था, जहाँ पर उसे हाओटियान सेक्टर के बारे में कुछ बताने लगता है, और कहता है कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर केवल डिसेबल रहते हैं, जबकि सेकंड फ्लोर पर सभी एल्डर और बाकी गेस्ट रहते हैं, और थर्ड फ्लोर पर मैं अपने एल्डेस्ट फादर और सेकंड फादर के साथ में रहता हूँ। इसी के साथ इसे बताता है कि मेरी सिस्टर भी वहीं पर रहती है। अब इसके बारे में जानकर यो ओंग्यू से कहता है कि तुमने कभी मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि न्यूटिया और टाइटिया दोनों ही हाओटियान सेक्टर के मास्टर हैं। अब इस पर ओंग्यू कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गया था कि सेकंड फादर मेरे पेरेंट्स के ब्रदर है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ यो ओंग्यू से उसके बायोलॉजी के पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता है, जिसमें ओंग्यू उदास होते हुए कहते हैं कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, और सेकंड फादर ने मुझे कहा था कि मेरे पेरेंट्स काफी दूर चले गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यो ओंग्यू से इसके बारे
बारे में और कुछ नहीं पूछता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी नज़र यहाँ के स्टेचू के ऊपर जाती है, जिसके बाद ओंग्यू उसे बताता है कि ये हमारे हाउटियान सेक्टर के एंसेस्टर हैं, जिनमें से मिडिल वाले हमारे एंसेस्टर टेंगसेन हैं, जबकि बाकी के 2 स्टेचू डबल स्टार नाम से जाने जाते हैं, जो कि टेंगसेन के 2 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर थे और ये यहाँ पर काफ़ी टाइम से है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जान के यो की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए वो कहने लगता है हाउटियान सेक्टर सच में पूरी दुनिया में नंबर 1 होने के लिए काबिल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओंग्यू यो को उसके रूम के पास में लेकर आ गया था, इसलिए वो यो से कहता है कि यही तुम्हारा रूम है और मैं यहाँ पर किसी को साफ सफाई करने के लिए भेज दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओंग्यू काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वो यो से कहता है कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए आराम करने के लिए जा रहा हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी जल्दी से आराम कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें डिनर में ले जाने के लिए आऊँगा। अब इतनी बात कहने के बाद ओंग्यू यहाँ से चला जाता है, जबकि यो भी अपने रूम के अंदर आ गया था। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बेड वाले जगह पर तो कोई बहुत बड़ी आइस है और इसीलिए इसे तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसे टच करते हुए कहता है कि ये बेड इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों है, और इस पर टियानमिंग कहता है कि ये तो 10,000 साल वाले आइस जेट वाटर बेड है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यो को इसके बारे में कुछ ही पता नहीं होता, इसलिए वो पूछता है कि ये क्या है, जिसके बाद टियानमिंग से बताता है कि ये हेवन एंड अर्थ का टीजर है, जिससे कि जरूरी ओंग्यू ने इसे तुम्हारे लिए अरेंज किया होगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे पास में एक्सट्रीम आइस एबिलिटी है। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे ब्रदर ने आइस जेट वाटर को खोजा था ताकि वो कल्टीवेशन लेवल को अचीव कर सके। वहीं मिंग कहने लगती है ये आइस जेट वाटर बेड अल्टीमेट आइस को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मेरी बात मानकर अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को बेटफुल करने में हेल्प करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यो भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही इसके ऊपर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी वजह से इसकी सोल पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है, इसीलिए वो कहता है कि ये तो सच में बहुत ही औसम है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंग स्नोगल से भी इसे यूज करने के लिए कहती है ताकि वो अपनी सोल को स्टेबलाइज कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नोगल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इसलिए वो आइस जेट की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि यो को कल्टीवेशन करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था, इसलिए उसकी सोल पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी टियानमिंग कहने लगता है यो को भी इसके बारे में फील होने लगा है, क्योंकि इन चारों लाइन की पावर तो सच में अमेजिंग है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यो की सोल पावर बहुत ही जल्द लेवल 47 में पहुंच गई थी, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि सिमुलेटर सोल स्किल को मेंटेन कर पाना इसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसीलिए इसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइटिया और न्यूटिया को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए आपस में बात करने लगते हैं। ये लड़का तो काफी अजीब है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर अपने आप का आउटसाइडर नहीं समझ रहा। लेकिन वही हम देखते हैं कि यो की स्पिरिचुअल सी ने और 2 सील को ओपन कर दिया था, इसीलिए टियानमिंग कहने लगता है ये तो काफी तेजी से इंप्रूव कर रही है, इसलिए मैं इसमें सील व स्पिरिचुअल पावर को एडवांस में रिलीज कर देता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही ये करने के लिए रेडी हो गया था। वही हम देखते हैं कि स्नोगर्ल भी काफी टाइम से यहाँ के पावर को ऑब्जर्व कर रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी ओरिजिनल पावर एक्टिवेट होने लगती है और इसलिए इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसे ज्यादा टाइम के लिए कंट्रोल नहीं कर पाती और इसीलिए उसकी आइस पावर चारों तरफ फैलने लगती है। इस बात से यो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहने लगता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस भी यहाँ पर आ गया था और वो कहता है कि मेरी लगाई हुई सील कमजोर हो गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यो की बॉडी से बहुत सारी पावर बाहर निकलने लगी थी, इसीलिए इसके बारे में जानकर वो भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वहीं उधर टाइटिया और न्यूटिया भी इसके बारे में जानकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वही टाइटिया न्यूटिया से कहता है कि आखिरकार इस सोल बिस्ट के साथ में क्या हो रहा है। जिसके बाद न्यूटिया कहता है कि ये कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि 1 लाख साल वाले सोल बिस्ट के पास में ऐसी पावर हो सकती है। जिसके बाद टाइटिया कहने लगता है हमें सभी स्टूडेंट को वहां से बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो सभी इसके साथ में मारे जाएंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एंड ये वाला एपिसोड इतने लेट से अपलोड करने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।